Hello everyone. I am Karina from BSc Chemistry Honors final year. Today's my presentation topic is NMR spectroscopy. So what is spectroscopy? Spectroscopy is the branch of science which deals with the study of electromagnetic radiations with matter. अब स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने कई टाइप्स में डिवाइड किया गया. फॉर एग्जांपल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है कि जब हम इंटरेक्शन करवाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का मैटर के साथ तो उसे हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे. अगर हम अल्ट्रावायलेट की जगह इंफ्रारेड रेडिएशंस ले लेते हैं तो उसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे. ऐसे ही हमारी मास होती है जो मास के बारे में बताती है. इसी तरह से हमारे पास होती है एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. जो एनएमआर स्टैंड करता है वो करता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए. अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी जो मेन डेफिनेशन होती है वो होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस या इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर विच मे रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, इमिशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एक्सेट्रा. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट कॉमनली नोन एज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब ये कैसी टेक्निक होती है? इट इज द टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ paramagnetic radiations in the radio frequency region 4 to 900 megahertz by nuclei of atoms. Proton nuclear magnetic resonance spectroscopy is one of the most powerful tools for elucidating the number of hydrogen or proton in the compound. Spectroscopy determines the physical and chemical property of atoms or the molecules in which they are contained and provide detailed information about the structure, dynamics, reaction state, and chemical environment of molecules. It is used to study a wide variety of nuclei. इसे बोलता है कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब राइज होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ पैरामैग्नेटिक रेडिएशंस. जब हमने रेडिएशंस का जब ये एब्जॉर्प्शन करेगा किस रीजन में, 4 से लेके 900 मेगाहर्ट्ज के रीजन में, तो उस टाइप की हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब इसका वाइड रेंज में इसका जो है यूसेज होता है. ये हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम अगर सिस है तो इसकी सिस की प्रॉपर्टी क्यों है, अगर ट्रांस है कोई एटम या मॉलिक्यूल तो उसका ट्रांस किस तरह से हम इसे बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. उसके लिए हमें किन टेक्निक्स की जरूरत पड़ी? स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स के लिए. उसके लिए अब फॉर एग्जांपल ये दिए हुए हैं कि हम वन हाइड्रोजन के बारे में बता सकता है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं. यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रोटॉन एनएमआर, जिसे हम हाइड्रोजन एनएमआर भी बोलते हैं. 15N नाइट्रोजन के केस में उसका जो एटॉमिक मास होता है 15 होता है. फ्लोरीन का, कार्बन का और फॉस्फोरस का, इन सबको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स के द्वारा पढ़ सकते हैं. उसके बाद आती है इसकी थ्योरी कि थ्योरी ऑफ एनएमआर क्या कहती है. जब एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर क्या हो, दोनों के दोनों इंटीजर, तो वो क्या देगा? हाफ इंटीजर, यानी हाफ स्पिन देगा. फॉर एग्जाम्पल ये किस केस में होता है? हाइड्रोजन के केस में. जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर में एक ओड हो एक इवन हो तो कैसा इंटीजर देगा? ये हाफ इंटीजर. किसके केस में? जैसे फॉर एग्जांपल इसने दिया कार्बन के केस में, जो हाफ इंटीजर देगा ये. उसके बाद जब दोनों के दोनों जब मास नंबर इवन हो और एटॉमिक नंबर ओड हो तो ये कैसा स्पिन देगा? इंटीजर स्पिन. और अगर दोनों के दोनों इवन है तो वो 0 देगा, जैसा कि कार्बन के केस में इसने दिया हुआ है. Elements with either odd mass and odd atomic number have the properties of nuclear spin. इसने बोला है कि जिसके पास भी इंटीजर या तो हाफ हो या फिर फुल इंटीजर, यानी कि एक तो हाफ इंटीजर हो या इंटीजर हो, उनका मास और एटॉमिक नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए बताया गया कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी न्यूक्लियर स्पिन की, कि इसमें कितना स्पिन, कैसा स्पिन शो कर रहा है. अब होता है इफ एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाई. जब तक हम कोई भी फील्ड नहीं लगाते, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑर्बिटर लिया, यानी मान लीजिए हम डी ऑर्बिटर लेते हैं, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी फील्ड नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्प्लिटिंग होकर नहीं होगी. जैसे ही हमने उसके ऊपर फील्ड लगाई, हमने फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, उसकी स्प्लिटिंग 2 टाइप्स में हो जाएगी और जो उसकी 2 टाइप्स में होगी वो 2i+1 ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली होगी. इफ एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस कैलकुलेटेड बाय 2i+1. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैज स्पिन क्वांटम नंबर. इसने हाइड्रोजन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर दिया, उसमें 1 मोर इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका स्पिन कितना होता है? +12. एंड पॉसिबल ओरिएंटेशन इज 2 × 1/2
जैसा कि हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा है कि 2i+1 फॉर्मूले से निकालेंगे तो i की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। अगर 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो 1 आएगा, +1 तो इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो इसकी जो पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है वो होती है 2, या तो डेट इज कौन सी या तो +1/2 या फिर -1/2। अब जैसे नीचे डायग्राम दिया हुआ है प्लस हाफ स्पिन का और नेगेटिव हाफ स्पिन का, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एरो हो तो वो होगा प्लस हाफ स्पिन शो करेगा, अगर नीचे की तरफ वो एरो का तो वो करेगा माइनस हाफ स्पिन स्टेट। और ये किसकी बात कर रहे हैं, जब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब प्रिंसिपल क्या कहता है एनएमआर का, कि प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इसका प्रिंसिपल जो बेस्ड है किसके ऊपर होता है, स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियाई और जनरेटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे पहले जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप तीन तरह से उसके ऊपर बेस होती है। एक तो स्पिन न्यूक्लियाई होना चाहिए, मतलब एक्टिव स्पिन, जो न्यूक्लियाई होना वो चाहिए उसमें एक्टिव स्पिन होना चाहिए। एक उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए और उसके पास इंड्यूस्ड फील्ड होनी चाहिए। विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, अब जैसे ही हम अगर विदाउट एक्सटर्नल फील्ड न्यूक्लियर स्पिन आर रैंडम इन डायरेक्शन विद मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस अलाइन देमसेल्व्स आइदर विद और अगेंस्ट फील्ड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसने क्या कहा है, मैंने बताया था कि पहले भी, जैसे ही जब हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई नहीं करते तो जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे ही हमने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाई कि हमने कितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसको हमने दी है कि जिससे ये अपना स्टेट मतलब एक्साइट हो रहा है, ये इसकी स्प्लिटिंग हो रही है, उसके ऊपर बेस करता है। कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, यानी उसमें वहाँ पे रैंडमनेस आएगी। जैसे ही हमने फील्ड लगाई वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूस पैटर्न, जो कि क्या हो सकता है, या तो फील्ड के अपोजिट में जाएगा या फिर उसके साथ में, या तो उसको अपोज करेगा या उसको रीइंफोर्स करेगा। If an external magnetic field is applied, an energy transfer is possible between ground state to excited state. अब जैसे इसने इस एग्जाम्पल के लिए दिया है, यहाँ पे हम प्लॉट कर रखा है हमने ग्राफ रिलेटिव एनर्जी और इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे ही हम फील्ड जब तक हमने फील्ड नहीं लगाई तब तक ये एज इट इज रहेगा। जैसे ही हमने इसके ऊपर फील्ड लगाई, अप्लाई की, ये क्या करेगा, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक ग्राउंड स्टेट पे, एक एक्साइटेड स्टेट पे। अब इसने क्या कहा है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा जब ग्राउंड स्टेट से एन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये तभी पॉसिबल है। व्हेन द स्पिन रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट लेवल, द एब्जॉर्ब्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज इमिटेड एट द सेम फ्रीक्वेंसी लेवल। उसके बाद ये कहता है कि जब जो एटम था या मॉलिक्यूल था या इलेक्ट्रॉन था, जब वो अपनी उसका स्पिन जब रिटर्न अपने ग्राउंड लेवल पे आता है तो उसके जो एब्जॉर्ब्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं वो इमिटेड होती है उसी सेम फ्रीक्वेंसी के लेवल पे। एक बात और इसमें हमें ध्यान देनी पड़ेगी, हम यहाँ पे जो केस लेते हैं हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस का लेता है। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस क्या करती है, मैटर के ऊपर आके क्या करती है, उसके ऊपर करती है इंटरेक्ट। जब इंटरेक्ट तो एनएमआर क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है किसका, एब्जॉर्प्शन। हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस ऑन द मैटर, कि उसके ऊपर उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस का इंटरेक्शन होगा। तो इसमें यही कह रहा है ये कि जब रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इमिटेड होगी उसी सेम फ्रीक्वेंसी के लेवल पे होगी जो कि इसने एब्जॉर्ब की थी। The emitted radio frequency signal that give the NMR spectra of the concerned nucleus and is directly proportional to the strength of the applied field. इसने बोला है कि जो इमिटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी थी उससे एक सिग्नल आएगा जो कि हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा बताएगा। किसी भी जो भी न्यूक्लियस हमने लिया था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको दी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है एनएमआर स्पेक्ट्रम क्या होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम इंटेंसिटी वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो कि हमने इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड को हमने लेना है एक्स एक्सिस पे और इंटेंसिटी को लेना हमने वाई एक्सिस पे। अब इसके
इसमें जो हम लेते हैं स्टैंडर्ड के लिए वो TMS लेते हैं। TMS क्या होता है? टेट्रा मिथाइल सिलेन। यहाँ पे जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सिलिकॉन से ज़्यादा होती है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रोड्यूस करता है सिलिकॉन के चारों तरफ, इसलिए इसको हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। अब कुछ टाइप के हमारे पास जैसे ब्रॉड बैंड भी मिल सकते हैं और हमें शार्प भी मिल सकते हैं। जो ब्रॉड बैंड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से होते हैं। कोई भी अगर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इम्प्योरिटी इसके अंदर प्रेजेंट है तो हमें कैसे बैंड मिलेंगे? ब्रॉड बैंड। अगर हमें शार्प बैंड चाहिए, और या फिर जो सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि विस्कस में लिक्विड्स में ही ज़्यादातर होता है, तो अगर हमें शार्प सिग्नल चाहिए है तो हमें इन इम्प्योरिटीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हमें लिक्विड और सॉलिड्स को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। इसके लिए अब हम इसके बाद हमें क्या मिलेंगे? शार्प सिग्नल या शार्प बैंड। अब रीजंस फॉर टेकिंग TMS एज रेफरेंस स्टैंडर्ड। अब इसने बताया कि TMS को ही हम स्टैंडर्ड क्यों मान के चले। Chemically inert, magnetically isotopic, volatile and soluble in most organic solvents. TMS gives an intense signal. It can be easily removed. Its electronegativity is very low. It doesn't make any intermolecular association with sample. अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज बताई है? ये केमिकली इनर्ट होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है। अगर सैंपल में लिया गया है तो उस सैंपल में कोई भी इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा मोलिकुलर प्रेजेंट है उसके साथ एसोसिएशन में नहीं आएगा, और ये एक अपना इंटेंस सिग्नल देगा जो कि क्या कहाँ पे होता है? हाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे। इसको हम प्लॉट करते हैं तो सबसे जो पहली हम लाइन दिखाते हैं वो हम TMS को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, इसलिए हम उसको सबसे पहले दिखाते हैं। और जिसकी जो इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो 0 पे दिखाते हैं, क्योंकि इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ही निग्लिजिबल बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसको 0 पे मान के स्टैंडर्ड मानते हैं। अब होता है रिलैक्सेशन प्रोसेस। अब रिलैक्सेशन प्रोसेस को हम कैसे करेंगे? इट इज द प्रोसेस बाय विच द स्पिन्स इन द सैंपल कम टू इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। जब सैंपल का जब स्पिन हो चल रहे हैं वो कहाँ पे आ जाए? सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में। अब रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होता है? एक्टिवेशन होता है। जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स जब RF रेडिएशंस पड़ेंगी मैटर के ऊपर तो क्या होंगे? वो उसको एक्टिवेट करेगा। जब एक्टिवेट होके जो एक्टिवेट हुआ था अब वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। तो वहां पे जब वो सराउंडिंग के साथ में इक्विलिब्रियम में आता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन प्रोसेस। कि वो वहां पर गया है, उसने कुछ टाइम अपना वहां पे स्पेंड किया है और वहां पे उसने क्या किया है? रिलैक्सेशन, मतलब उसके थोड़ी सी उसको रिलैक्सेशन मिली है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन प्रोसेस। द रेट ऑफ रिलैक्सेशन डिटरमाइंस हाउ फास्ट एन एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड। जो रिलैक्सेशन की रेट होती है वो बताती है कि किसी एक्सपेरिमेंट को कितनी फास्टली कर सकते हैं। द रेट ऑफ रिलैक्सेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल एंड द सैंपल। अब जो रेट ऑफ रिलैक्सेशन जो हम बता रहे हैं वो किसकी वजह से आया है? मॉलिक्यूल और सैंपल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके बेसिस पे। अब रिलैक्सेशन प्रोसेस तो हो गया। अब इसको रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जो टाइम रिलैक्सेशन प्रोसेस के दौरान टेकन किया गया। द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन प्रोसेस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, या फिर उसको इंटेंसिफाई। जब कोई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल गया है तो उसने वहां पर अपना टाइम उसने कुछ सेकंड्स के लिए वो रुका है वहां पे, उसने कितना टाइम लिया वहां पे, उसने इंटेंसिफाई होने के लिए कितना टाइम लिया, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम डिनोट करते हैं T1 से। अब जैसे ये टाइम क्या होता है? टाइम के साथ साथ उसकी जो विड्थ होती है वो भी इंक्रीज करती है, जो उसकी लाइन विड्थ होती है। द रिलैक्सेशन प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द proper measurement and interpretation of NMR spectra. There are 3 important considerations. अब इसने कुछ considerations निकाली है कि रिलैक्सेशन प्रोसेस से हमें मिला है। तो फर्स्ट क्या है? The very small energy difference between alpha and beta state of a nuclear spin orientation in a magnetic field results in a very small excess population of nuclei in ground versus the excited state. For many nuclei, radiation is a very slow process. It is thus very easy to saturate an NMR transition with the resultant loss in signal quality and failure to obtain correct peak areas. इससे क्या बताया कि जो अल्फा और बीटा स्टेट होते हैं किसी भी न्यूक्लियर स्पिन में, उसका अल्फा और बीटा स्टेट होता है, तो उनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है।
किसी मैग्नेटिक फील्ड जब उस अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक्सेस पॉपुलेशन हो जाती है किसके, न्यूक्लियाई की, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के वर्सेस, यानी वापस क्या हो जाती है, ज्यादा भीड़ हो जाती है फॉर मैनी न्यूक्लियाई। अब बहुत से न्यूक्लियाई के लिए जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रा को हमें अगर बताना है उसको, तो उसको सैचुरेट करना बहुत ही आसान है विद द रिजल्टेंट लॉस इन, उसके सिग्नल की क्वालिटी को लॉस करके। जो नंबर 2 है वो क्या बताता है कि एनएमआर लाइंस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प एंड क्लोज कंपेयर टू हाई एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स, कि एनएमआर की जो लाइंस होती है वो बहुत ही शार्प होती हैं। जब रिलैक्सेशन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा तो एनएमआर जो लाइंस हमें मिलेंगी वो क्या होगी, ब्रॉड। जे कपलिंग में नॉट बी रिजोल्व और द सिग्नल में इवन बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। जे कपलिंग नहीं होगी, इसका क्या मतलब है कि जब कोई भी न्यूक्लियाई अपने आउटर या जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वो अपनी सराउंडिंग के साथ जो कपल नहीं करता, यानी एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ अपनी कपलिंग नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं हम, कपलिंग, मतलब जे कपलिंग। किसने कहा कि जब वो एक दूसरे कपलिंग नहीं करेगा, रिजोल्व नहीं होगा, तो सिग्नल को क्या हो जाएगा, सिग्नल को हमें डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। द सक्सेस ऑफ मैनी मल्टीपल्स एक्सपेरिमेंट्स इज especially 2D and 3D spectra depends crucially on the proper consideration of relaxation types. NMR relaxation is of 2 types. अब इसने बताया कि जो NMR relaxation होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो स्पिन लैटिस होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन बोलते हैं, दूसरा होता है स्पिन स्पिन जिसको हम ट्रांसफर रिलैक्सेशन बोलते हैं। अब स्पिन लैटिस क्या होता है, इसमें क्या करता है कि जब एनर्जी का लॉस होता है किसके टाइम पे, जब एब्जॉर्प्शन होता है किसका, या इंटरेक्शन होता है किस किस के बीच में, एक तो न्यूक्लियाई के बीच में, स्पिन एक्टिव के बीच में, और उसकी एनवायरनमेंट के बीच में। जब सराउंडिंग और उसके खुद के बीच में जब इंटरेक्शन होता है और उसके टाइम के दौरान जब एनर्जी का लॉस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिन लैटिस। और अगर स्पिन स्पिन, और अगर दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जब हम क्या करें, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का किसके साथ हो, मतलब कोई प्रोटॉन लिया है हमने, उसका स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस ट्रांस। अब स्पिन स्पिन और स्पिन लैटिस होता है। स्पिन स्पिन में किसका इंटरेक्शन होता है, द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द इंटरेक्शन ऑफ एक्साइटेड न्यूक्लियाई एंड द किस किसके बीच में, एक्साइटेड न्यूक्लियाई या फिर सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पिन स्पिन। अगर स्पिन लैटिस आता है तो उसमें क्या होता है, जब एक्टिव न्यूक्लियाई का स्पिन लैटिस में एक्साइटेड न्यूक्लियाई प्लस का सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल बोलेंगे। और स्पिन स्पिन में क्या होता है, एक्साइटेड न्यूक्लियाई और किस किसके बीच में, जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस है उसके बीच में जब इंटरेक्शन होता है उसके दौरान जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसको बोलते हैं स्पिन स्पिन और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। नाउ स्पिन लैटिस और लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन क्या होता है, इट ऑकर्स अलोंग जेड एक्सिस। इसमें जो रिलैक्सेशन प्रोसेस होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग में होगा, और जो ट्रांसफर होगा एनर्जी का टू द लैटिस और द सॉल्वेंट मटेरियल में होगा। अब कपलिंग होएगी जो इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, किस न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड की किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड इंजेम्बल ऑफ द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ द लैटिस और द सॉल्वेंट। इसका रिजल्ट क्या होगा, जो मिनिमल टेम्परेचर इंक्रीज इन सैंपल, जो सैंपल के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होएगा, और इसका रिलैक्सेशन टाइम जो हमने बताया था T1, जैसे ही जो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, फास्ट होगा, तो जो हमारी लाइन विड्थ होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन होती है डेल्टा E डॉट डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H म्यू 1/2। यहाँ पे जो म्यू है वो हमारा लाइन विड्थ है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम पे एक्सपोनेंशियल डिके, कि यहाँ पे डिके होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद आता है ट्रांसफर रिलैक्सेशन, ये XY प्लेन के अलोंग में होगा, ये किस किस के बीच में होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एक्साइटेड न्यूक्लियस और लो एनर्जी स्टेट के बीच में एनर्जी का जो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उसके बाद बात आती है रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन्स और मैग्नेटिक मोमेंट इन XY प्लेन। अब यहाँ पे जो किससे रिलेटेड होता है, ये पीक विड्थ, लाइन विड्थ से। रिलैक्सेशन टाइप यहाँ पे टाइम हम यहाँ पे T2 लेते हैं, और T2 में भी इक्वल टू T1, क्योंकि T1 और T2 क्या यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ये प्रोसेस अलग है, लेकिन जो रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है उसका जो टाइम टेकन होता है वो हमेशा सेम होता है, क्योंकि जब अगर वो एक्साइटेड स्टेट में गया है तो उसने जो टाइम कवर किया वो एज इट इज सेम करेगा। नो एनर्जी चेंज mx इज इक्वल टू my इज इक्वल टू m0 इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3/T2, कि इसमें यहाँ पे एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं होता। उसके बाद बात आती है केमिकल शिफ्ट की, कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है।
अब हमने मान के चला था कि टीएमएस जो हमारा स्टैंडर्ड है, तो डिफरेंस किस किस के बीच में, एक तो कोई प्रोटॉन लिया हमने उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका डिफरेंस किसके साथ, टीएमएस की फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि हमने स्टैंडर्ड माना है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल शिफ्ट, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा, टीएमएस स्टैंडर्ड मान के चले हैं और उनका प्लॉट होता है किस किस के बीच में, इंटेंसिटी वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड में। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो अपना एक्टिवेट होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वो अपनी क्या करेगा, एनर्जी, कुछ एनर्जी एब्जॉर्बेंस करेगा, अगर वो वापस आएगा तो कुछ एनर्जी को इमिट करेगा। तो उस प्रोसेस को, उसके टाइम पे वो अपना एक बैंड देता है, जो कि मतलब कोई फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर अपना बैंड शो करता है। तो वो डिफरेंस उस प्रोटॉन का और उस टीएमएस स्टैंडर्ड जो माना है उसके बीच में उनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसको हम केमिकल शिफ्ट से डिनोट करते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। द शिफ्ट इन द position of NMR region resulting from the shielding and deshielding by electrons is called chemical shift। कि position of NMR region में क्या होता है, position में क्या होती है, shifting। अब किसकी वजह से, from the shielding and deshielding of by electrons। अब हम बात करते हैं जैसे कोई मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फॉर एग्जाम्पल हम इथेन का ले लेते हैं, CH3 इथेनॉल का क्लोरो इथेन का लेते हैं, CH3 CH2 Cl। Cl जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके पास में जो CH2 प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मतलब जो Cl है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास छीन लेगा, यानी वो उस CH2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा इन कंपैरिजन टू CH3 जो उसके थोड़ा दूर में है। जैसे वो अपने उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, मतलब कम करेगा, तो वहाँ पे क्या होगी, डीशील्डिंग ओकर होगी। अगर डीशील्डिंग होगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो उसकी वैल्यूज है वो रेजोनेट करेगी, कहाँ पे, जो न्यूक्लियाई है वो रेजोनेट करेगा लोअर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की लोअर वैल्यू के ऊपर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की लोअर वैल्यू है तो हमें ये पता ही है कि जो टीएमएस है हमने स्टैंडर्ड माना है, उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 होती है और वो 0 से आगे प्रोसीड करता है। तो इसका मतलब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी, क्योंकि जो टीएमएस लेते हैं वो हम हाई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर लेते हैं, और इसने बोला है कि लो के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रेजोनेट करेगा, तो इसका मतलब जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या होगी, हाई होगी। When a proton is present inside the magnetic field more close to an electropositive atom, more applied field is required to cause excitation। इसने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम प्रेजेंट है साथ में उस प्रोटॉन के साइड में, तो क्या होगा, अप्लाइड फील्ड जो हम लगाते हैं वो क्या लगानी पड़ेगी, हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, ताकि उसका एक्साइटेशन उसके, अगर हमने कम फील्ड लगाई तो उसका एक्साइटेशन नहीं होगा। इसका यहाँ पे क्या होता है, हम जो एनर्जी देते हैं वो पूरी पैकेट के फॉर्म में एनर्जी दी जाती है। यहाँ पे हम ऐसे नहीं दे सकते कि अगर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर हमारे पास 10 का पैकेट है तो हमें वो 10 की 10 देनी पड़ेगी, हमें उसमें से 5 4 ये ऐसे करके नहीं दे सकते, उसमें हम पैकेट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो देते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। व्हेन ए प्रोटॉन इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इसने क्या बोला कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम के पास में हो, तो जो क्या होगा, लेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, कि हमें कम मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी उसको एक्साइट करवाने के लिए। इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, डीशील्डिंग इफेक्ट। अब ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन ग्रेटर विल बी द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्या होता है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक इफेक्ट। एक एनाइसोट्रोपिक मैग्नेट होता है, इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट में क्या होता है कि एक साइड में जो वो ऑब्जर्व करेगा वो लेस मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा, और दूसरे साइड में उसका एक पार्ट या एक उसमें से कुछ हाफ कर कह सकते हैं, और एक जो करेगा वो क्या करेगा, मोर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेगा। करंट्स इंड्यूस्ड बाय फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट इन सेकेंडरी फील्ड्स व्हिच कैन आइदर enhance or decrease the field to give a proton response। अब इसमें क्या होता है, रिंग करंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अल्काइन के केस में भी देखा, अल्कीन के केस में भी देखा, रिंग करंट्स होते हैं। इसमें जो हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इथीन की बात कर लेते हैं, इथीन में जब हम करते हैं उसका बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो उसकी हॉरिजॉन्टली जो मूव करता है वो बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड करता है, यानी वाई एक्सिस के अब उसमें करता है ओरिएंटेशन में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पेरिफ्री होता है और जो सेंटर होता है उनपे वो अलग अलग तरह से बिहेव करता हुआ मिलेगा। अब इसके लिए हमने देखा कि
हमने पढ़ा भी है कि कोई अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फील करेगा, इंड्यूस्ड फील्ड को ज़्यादा वो करेगा, तो क्या होगा, या तो वो अल्कीन्स के केस में क्या होता है, अपोज करता है, अपोज भी करता है और रीइंफोर्स भी करता है। और अगर यही बात हम अल्काइंस के केस में देखा जाए तो ये वहां पर सिर्फ क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि वहां पे अल्कीन के केस में जो क्या होता है, पेरिफेरी और सेंटर दोनों का अलग अलग होता है, इसीलिए अब होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग द प्रोटॉन्स टेंड टू प्रोसेस अराउंड द न्यूक्लियस इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे यही बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्डिंग होती है प्रोटॉन्स के साथ में, वो किस प्रोसेस के अराउंड में होती है, न्यूक्लियस की, और किस तरह से होती है, परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली क्या होता है, उसकी जो बॉन्डिंग करता है वो प्रोटॉन के साथ में मिलके। The position of peaks in an NMR spectra relative to its reference peak is expressed in chemical shift. अब इसने बोला है कि जो हम पोजीशन होती है, पीक्स की पोजीशन को हम कैसे बता सकते हैं, केमिकल शिफ्ट को डिटरमाइन करके। अब केमिकल शिफ्ट को डिटरमाइन करने के लिए इसका फॉर्मूला दिया हुआ है एच नोट ऑफ रेफरेंस, जो अपने रेफरेंस माना है उसका, माइनस एच नोट ऑफ सैंपल, जो कि हमने सैंपल निकाला है, हमने सैंपल लिया है, इंटू 10⁻⁶ ppm अपॉन एच नोट रेफरेंस। यहाँ पे जो रेफरेंस, जो एच नोट हमने रेफरेंस मानना है, या फिर ऑप्टिकली हम इसको बोल सकते हैं, या कोई फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। अब यहाँ पे जो पीपी है वो स्टैंड करता है पार्ट्स पर मिलियन के लिए। अगर हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालें तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2C+2 - x अपॉन 2। अब यहाँ पे जो क्या होता है 2C, सी का मतलब होता है कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, और जहाँ पे हमने बताया 2C+2 - x, यहाँ पे x होता है कोई भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है, अगर नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको डिटरमाइन करने के लिए बताया गया है, डिवाइड बाय 2। इससे हम इसकी केमिकल शिफ्टिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम HDI बोलते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। HDI की वैल्यू वहां से हम निकाल सकते हैं। The value of H naught for the reference is usually greater than H naught for the sample। जो हमने रेफरेंस माना उसकी H नोट की वैल्यू हमेशा सैंपल की H नोट वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी। सो सब्ट्रैक्शन इन द डायरेक्शन इंडिकेट गिव ए पॉजिटिव। यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी केमिकल शिफ्टिंग की, वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूनिट टेक्स द फॉर्म, अगर टर्म्स ऑफ हम फ्रीक्वेंसी यूनिट की टर्म देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस इंटू 10⁻⁶ पार्ट्स पर मिलियन ppm। अब केमिकल शिफ्टिंग जो होती है वो डायमेंशनलेस होती है, और उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम दो टाइप्स के स्केल में मेजर करते हैं, एक तो डेल्टा स्केल होता है, एक टॉर्क स्केल होता है, टाउ स्केल, जिसको हम टॉर्क टी से डिनोट करते हैं, थोड़ा मुड़ा हुआ है नीचे से। अब डेल्टा स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 से 10 तक होती है, और जो इसके टॉर्क स्केल की होती है उसको हम 10⁻⁸ से मानते हैं, या इसकी माइनस लैम्डा जो भी वैल्यू दे रखी है उससे मानते हैं। द पोजीशन ऑफ TMS सिग्नल इज टेकन एज, TMS सिग्नल की जो पोजीशन लेते हैं वो केमिकल शिफ्टिंग के ऊपर वो 0.0 पे लेते हैं। मोस्ट केमिकल शिफ्ट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 10, जो कि मैंने बताया कि डेल्टा स्केल में इसकी जो वैल्यूज होती है वो 0 से 10 की रेंज में होती है। स्मॉल वैल्यू इन टॉर्क रिप्रेजेंट्स लो फील्ड एब्जॉर्प्शन। अगर टॉर्क की स्मॉल वैल्यू तो इसका मतलब क्या है कि लो फील्ड एब्जॉर्प्शन हुआ, अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हाई फील्ड एब्जॉर्प्शन हुआ है। कि ग्रेटर द डिशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन लार्ज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। प्रोटॉन्स की जितनी ज्यादा डिशील्डिंग होगी उसकी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Cl के केस में हमने देखा कि जो क्या होता है CH2 की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो छीन लेता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए, और जो CH3 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मोडल इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो ज़्यादा होती है। उसके लिए हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन अगर CH2 में देखा जाए तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं वो कम देनी पड़ती है। तो इसने क्या कहा है कि अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, डीशील्डिंग टेक्स प्लेस करेगी, और डीशील्डिंग टेक्स प्लेस करेगी कि तो इसका मतलब क्या, वो रेजोनेट करेगा लो फ्रीक्वेंसी यानी लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की लो वैल्यू के ऊपर करेगा। यानी ग्रेटर, अगर उसकी डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गई तो उसकी जो वैल्यू होगी डेल्टा की वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी लो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। हमने ये प्रैक्टिकली भी कर लिया और एक थ्योरेटिकली भी कर लिया है, और प्रैक्टिकल मतलब कि हमने विजुअली, इसको हम विजुअली टाइप्स बोल सकते हैं कि हमने विजुअली टाइप भी देखा है, कि हमने ये प्रैक्टिकली थोड़ा ऑब्जर्व किया है, हमने वैल्यू की है कि जब CH3 CH2Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पास एटम पास में था, उसने उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया है,
तो उसको कम करने के करते ही उसकी जो डी शील्डिंग है वहाँ पे टेक्स प्लेस हुई, डी शील्डिंग हो गई है वहाँ पे। डी शील्डिंग होते ही वो रेजोनेट करेगा लो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर लो वैल्यू पे करेगा तो इसका मतलब क्या है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जैसा कि हमने देखा था कि जो TMS स्टैंडर्ड माना गया है वो केमिकल शिफ्ट 0 पे है। अगर लो वैल्यू पे करेगा तो क्या होगा, और ये हाई वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे होता है और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 0। तो इससे अगर हम एक्सेस के लेफ्ट हैंड साइड में यानी नेगेटिव साइड में उसको हम अगर चलते हैं तो हमारी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो इंक्रीज होती जाती है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। रीजंस फॉर केमिकल शिफ्ट। अब केमिकल शिफ्ट के लिए कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि किस रीजन से होता है ये। एक होता है पॉजिटिव शील्डिंग, होता है नेगेटिव शील्डिंग। रेजोनेंस पोजीशन मूव्स अप फील्ड। अगर जो रेजोनेंस की पोजीशन है वो अप फील्ड ऊपर की तरफ जाए। एक होता है जब नीचे की तरफ जाए उसको बोलेंगे नेगेटिव, जब ऊपर की तरफ जाएगी तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव शील्डिंग। इफेक्ट ऑफ शील्डिंग, डी शील्डिंग ऑन पोजीशन ऑफ रेजोनेंस ऑफ न्यूक्लियाई। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसने तो डायग्राम सा बना रखा है थोड़ा सा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है, जब कोई भी मतलब लगा रहे हैं तो सीधा है, जब कोई भी नो शील्डिंग तो डायरेक्ट लाइन आ रही है। अगर अप फील्ड होगा तो ये पॉजिटिव शील्डिंग देगा और अगर डाउन फील्ड होगा तो ये नेगेटिव शील्डिंग देगा। मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट। अब इस केमिकल शिफ्ट को मेजर कैसे कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ केमिकल शिफ्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड सिग्नल। इसने बताया कि स्टैंडर्ड सिग्नल लेना जरूरी है और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बतानी है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है। 0.5% टेट्रामिथाइल सिलिन TMS लेना है जिसमें 4 सिलिकॉन इज यूज्ड एज रेफरेंस। और स्टैंडर्ड कंपाउंड ये तो 4 था, उसका CH3 4 है, TMS CH3 4 CSI। इसमें क्या हुआ, जो सिलिकॉन को हमने रेफरेंस और स्टैंडर्ड कंपाउंड, यानी जो TMS है यहाँ पे हमने वो क्या लिया, रेफरेंस एक स्टैंडर्ड कंपाउंड के जगह पे लिया है। अब केमिकल शिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा स्केल की वैल्यू कितने से कितने तक होती है, 0 से 10 स्केल तक होती है। TMS को हम 0 मार्क्स पे रखते हैं। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू एक डायमेंशनल लेस होती है और नेगेटिव, मोस्ट ऑफ प्रोटॉन्स के लिए क्या वैल्यू होती है, नेगेटिव होती है। एक्सेप्टेड इंटरनल स्टैंडर्ड, इसको इंटरनल स्टैंडर्ड में एक्सेप्ट किया गया है। इसके 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, इंटेंस सिग्नल देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में कम होती है। इसका मतलब कि चारों तरफ इसके ज़्यादा 4 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग चुके हैं इसके चारों तरफ। केमिकली इनर्ट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी लो होती है। और सैंपल को हम ईजिली रिकवर करते हैं क्योंकि इसका ये किसी भी जो एटम है मॉलिक्यूल उसके साथ एसोसिएशन में नहीं जाता। ये एक्वस सॉल्यूशन में सूटेबल नहीं होता है। और प्रोटॉन्स, अगर कोई मिथाइल ग्रुप है DSS का, वो क्या देगा, DSS क्या है, 2 डाई मिथाइल 2 सिलेप्टेन 5 सल्फेट। वो क्या देगा, एक स्ट्रॉन्ग लाइन देगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। अब हमने केमिकल शिफ्ट तो पढ़ लिया कि डिफरेंस होता है किसी प्रोटॉन की और उसकी स्टैंडर्ड के साथ, अगर उसकी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी और प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी का अगर डिफरेंस निकाल तो होता है केमिकल शिफ्ट। अब उन चीज़ों को हम मतलब कि कैसे बता सकते हैं कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2 होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। नंबर 3 होता है वंडर वाल्स डिशील्डिंग। नंबर 4 होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट कि ये क्या होता है। द प्रोटॉन इज सेड टू बी डीशील्डेड इफ इट्स अटैच्ड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर इज द डीशील्डिंग कॉज्ड ए प्रोटॉन। अगर डीशील्डिंग मोर होगी तो जो डेल्टा वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। वो क्या करेंगे, प्रोटॉन्स को डीशील्डेड करेंगे और जो एब्जॉर्प्शन होगा वो डाउन फील्ड में जाएगा। डीशील्डिंग होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के। अब प्लस आई इफेक्ट कैसा शो कर, अब इफेक्ट कैसा शो करता है, प्लस आई करता है माइनस आई। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन एंड गिव राइज टू इट्स शील्डिंग। अगर प्लस आई ग्रुप होगा यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, शील्डिंग टेक्स प्लेस होगी। अगर माइनस आई इफेक्ट है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा इसका मतलब क्या होगा, डीशील्डिंग टेक्स प्लेस करेगी। अगर डीशील्डिंग करेगी तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो रेजोनेट कहाँ पे करेगी, लो वैल्यू पे क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। इसका मतलब क्या कि वो लो वैल्यू के ऊपर रेजोनेट कर रहा है। उसके बाद आता है एनाइसोट्रोपिक जिसको हम स्पेस इफेक्ट भी बोलते हैं। इन दिस शील्डिंग एंड डीशील्डिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ प्रोटॉन इन स्पेस। स्पेस के अंदर की प्रोटॉन की कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, इसको हम स्पेस इफेक्ट इसलिए बोलते हैं।
डाउनफील्ड और पैरामैग्नेटिक शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन अटैच टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्डिहाइडिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। प्रोटॉन इज एक्सपीरियंस्ड बाय द मोलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय एन एक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड on pi electrons. This field induced by pi electrons are directional or unsymmetrical and this directional measurement is called anisotropic. Anisotropic का मैंने बताया था कि इसमें कुछ मॉलिक्यूल मतलब कुछ पोर्शन तो क्या करता है, लेस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करता है और कुछ करता है मोर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व। इसको हम स्पेस में होता है इसलिए स्पेस इफेक्ट भी बोलते हैं। अब होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट इन अल्केन्स। अल्केन्स के अंदर ये क्या कैसे होता है? अल्केन्स डू नॉट पोजेस इट। अल्केन्स में जो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है सर्कुलेशन वो क्या होती है, सेम नहीं होती है जैसे कि अल्केन्स के केस में होती है, बट डू नॉट एक्सर्ट नॉन लोकल फील्ड्स ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियर। जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है वो शील्ड करेगा प्रोटॉन को उसकी साइड पे मोर देन इट्स साइड, उसके एंड की जगह उसकी साइड पे ज्यादा क्या करेगा, शील्ड करेगा। उसके बाद बात आती है अल्काइंस के अंदर एनाइसोट्रोपिक को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है वो इंड्यूस्ड करता है टू सर्कुलेट, बट इन दिस केस द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में अल्काइंस केस में क्या करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, अपोज करती है, और अल्कीन्स के केस में क्या करती है, वो रीइंफोर्स भी करती है और अपोज भी करती है। मैंने बताया था कि उसकी पेरिफेरी और सेंटर की वजह से होता है कि उसके जो सेंटर होगा उसके ऊपर क्या करेगी, अपोज करेगी, और जो पेरिफेरी होगा उस पर क्या करेगी, वो उसको रीइंफोर्स करेगी, मतलब उसके साथ उसी डायरेक्शन में जाएगी, सेम डायरेक्शन के अंदर। सेंटर पे क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। अल्काइंस के केस में जो कि क्या होता है, सिर्फ अपोज करती है, किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है इसलिए। अब नंबर 3 फैक्टर होता है जिसके वो होता है वंडर वाल्स डीशिल्डिंग। The electron cloud of a bulkier group will tend to repel the electron cloud surrounding the proton. किसी भी कोई अगर हमने कोई बल्कि ग्रुप यानी कोई ज़्यादा प्रोटॉन वाला ग्रुप लगा दिया है तो क्या करेगा, सराउंडिंग जो प्रोटॉन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देगा, रिपेल करेगा। दस सच ए प्रोटॉन विल बी डीशिल्डेड, यानी वो क्या हो जाएगा, डीशिल्डेड हो जाएगा, विल रेजोनेट एट स्लाइटली हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा। इसने क्या कहा है कि वो क्या हो जाएगा, डीशिल्डेड, इसका मतलब अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम देनी पड़ेगी और उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ दिस इफेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल कॉज डीशिल्डिंग ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्स एंड गिव हायर लैम्डा वैल्यू। अब बल्की ग्रुप, इसने यही बताया कि बल्की ग्रुप के प्रेजेंट होने से क्या होएगा कि उसकी जो डीशिल्डिंग टेक प्लेस होगी किसकी वजह से, वीक वंडर वाल फोर्सेस की वजह से, और उसकी जो डेल्टा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। अब जैसे इसने एग्जाम्पल देखा CHCl3 7.27, इसमें बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें CH था, अब CH2Cl2 लगा तो इसकी 5.30 आई, जब CH3Cl लगा 3.05, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो क्या हो रही है, हमारी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा इसके साथ एसोसिएट होते जा रहे हैं। अब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डजंट शो एनी चेंज इन एब्जॉर्प्शन ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं टेम्परेचर के साथ में इसके, कि टेम्परेचर के साथ में क्या होता है। While hydrogen atom involved in the intermolecular hydrogen bonding share its electron with two electronegativity elements and as a result it itself distilled get higher lambda value. For example, carboxylic acid dimer and beta digitones डाउनफील्ड शिफ्ट में शो करता है। इसने क्या बोला कि जो इंट्रामोलिकुलर होगी वो एब्जॉर्प्शन तो करेगा लेकिन वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी वो उसके जो रेजोनेंस होगा वो सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहेगा। लेकिन इसमें अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये क्या होएगा, अपोज भी कर सकता है और रिइंफोर्स भी, इसकी वैल्यू लो पे भी दिखा सकता है और हायर पे भी दिखा सकता है। अभी केमिकल शिफ्ट क्या होता है, द शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द NMR रीजन रिजल्टिंग फ्रॉम द शील्डिंग एंड डीशील्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। When a proton is present inside the magnetic field more close to an electropositive atom, more applied magnetic field is required to cause excitation. उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। और अगर देखिए पहले सबसे पहले क्या होता है, NMR सिग्नल की जो पोजीशन बताता है केमिकल शिफ्ट, उसको बोलते हैं किसकी वजह से, जो शील्डिंग और डीशील्डिंग होती है प्रोटॉन्स की। अब जो अगर कोई प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में प्रेजेंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जो हमें जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसको क्या बोलेंगे, शील्डिंग। अगर ये उससे थोड़ा सा दूर हो यानी बाहर की तरफ प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ, यानी वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड का असर जो वो अगर जा रहा है तो बहुत ही कम जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी को वहाँ पे क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डीशील्डिंग
ऑफ प्रोटॉन्स ऑकर होगी, तो उसको उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डिशिल्डिंग इफेक्ट। अभी कुछ केमिकल शिफ्टिंग की वैल्यूज दे रखी है कुछ ग्रुप्स के लिए। फॉर एग्जांपल RCH3 है तो 0.9 से 1.2 होगा। अगर 2 R ग्रुप लगे हुए CH2 के साथ में तो 1.2 से 1.5 होगा। एस्टर्स के लिए दे रखा है, इथर्स के लिए दे रखा है। अगर अराइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल अराइल ग्रुप दे रखा है तो 6.0 से 8.5 वैल्यू होगी। और कोई एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है 9.5 से 10.5 वैल्यू पे डिनोट करेगा। अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रखा है तो 10 से लेकर 13 केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो करेगा। और ये सारी वैल्यूज हमें ppm में मेजर करनी है, क्योंकि ppm पार्ट्स पर मिलियन में होता है। और इसकी केमिकल शिफ्टिंग कैसी होती है, डायमेंशनलेस होती है क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब प्रोटोन एनएमआर, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोन एनएमआर। द मोस्ट कॉमन फॉर ऑफ एनएमआर इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन वन। ये हमने किसके ऊपर बेस किया है, हाइड्रोजन वन के ऊपर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोन बोलते हैं। इट कैन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम। ये अगर किसी भी एटम के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं, इसने दे रखा है नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या बताएंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ सिग्नल्स बताए कितने टाइप के इसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, मतलब कि कितने आपस में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है कितनों का सेम इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl का ले लेते हैं। जो CH2 है वो Cl के बिल्कुल पास में है, इसका मतलब CH2 दोनों के दोनों हाइड्रोजन पे कैसा इफेक्ट होगा, सेम होगा, इसलिए मतलब वो कैसा सिग्नल देगा, दोनों के दोनों एक जैसा। लेकिन अगर जो CH3 है वो उससे थोड़ा दूर में प्रेजेंट है तो वो कैसा देगा, 3 टाइप की, मतलब कि B टाइप, उसको हम B टाइप मान लेते हैं। जो तीनों के तीनों हाइड्रोजन है वो कैसा शो करेंगे, सेम शो करेंगे सिग्नल। तो इसलिए ये कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल देगा। अब पोजिशन ऑफ सिग्नल्स, अब ये कैसे पता चलेगी, ये हमें पता चलेगा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से कि उनकी प्रोटॉन्स की मैग्नेटिक इन्वायरमेंट कैसी। अब रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स जो किसके प्रोपोर्शन होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट सिग्नल्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स जिसको हम स्पिन स्पिन कपलिंग बोलते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ नियर बाय न्यूक्लियाई यूजुअली प्रोटॉन। स्प्लिटिंग में क्या होगा कि कितने इसके साइड में कितने न्यूक्लियाई यानी कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब होता है n+1 रूल। The multiplicity of signal is calculated by using n+1 rule. This is one of the rule to predict the splitting of proton signal. This is considered by the nearby hydrogen nuclei. इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, नियर बाय कोई भी हाइड्रोजन न्यूक्लियर प्रेजेंट है तो उसकी जैसे हम इसको बता सकते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नियर बाय न्यूक्लियाई में। अगर 0 हाइड्रोजन एटम है नेबर में तो n+1 इज इक्वल टू 0+1 सिंगलेट शो करेगा। जो n+1 रूल कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पे सिर्फ कॉमन एग्जांपल लेके चल रहे हैं क्लोरोइथिन का, CH3 CH2 Cl। अब CH2 हम इसके पास में देखने कि इसके पास में इसके नेबरिंग कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, CH2 के साइड में CH3 यानी 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। n+1 रूल क्या कहता है कि उनके अंदर अगर हम +1 कर दें तो वो इसकी मल्टीप्लिसिटी का पता चल जाएगा हमें कि कितनी उसमें स्प्लिटिंग हुई है इसकी। तो इसमें क्या था, 3 था तो 3+1 n+1 यानी n की वैल्यू 3 है तो 3+1 इज इक्वल्स टू 4 यानी क्वार्टेट यानी मल्टीप्लिसिटी। ये मल्टीपल बॉन्ड शो कर रहा है, मतलब मल्टीपल स्पिन शो कर रहा है इसलिए। अब इससे अगर 1 हाइड्रोजन एटम होगा नेबर में तो उसकी 2 आएगा यानी डबलेट होगा, फॉर्म करेगा वो। अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो ट्रिपलेट शो करेगा। अब स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होती है, जिसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पिन्स ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ NMR स्पेक्ट्रा जो कोज करते हैं। द स्प्लिटिंग पैटर्न इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम एट द नियर बाय न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट। ये किसके बीच में इंटरेक्शन होता है, स्पिन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई और एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी जो स्प्लिटिंग होती है NMR स्पेक्ट्रा के अंदर, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम स्पिन स्पिन कपलिंग बोलते हैं। अब इससे दे रखा है स्पिन स्पिन कपलिंग, फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट के अंदर दे रखा है इसने कि सिंगलेट शो करेगा। अगर 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो क्या करेगा, सिंगलेट। 2 इक्विवेलेंट है तो क्वार्टेट शो करेगा। और 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है जिसकी शिफ्ट इनकी बता रखी कि कैसे कैसे ये इसमें होगा, इनकी स्प्लिटिंग होगी तो 1:2:1 में होगी, ट्रिपलेट शो करेगा। क्वार्टेट शो करेगा तो 1:3:3:1 में करेगा। सिंगलेट शो करेगा तो कोई भी इसमें नेबरिंग प्रोटॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए टेंडेंसी नहीं है। अब होते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग के लिए क्या रूल्स होते हैं। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो स्पिन स्पिन कपलिंग शो नहीं करेगा, नॉन इक्विवेलेंट करेंगे। लेकिन जो केमिकल इक्विवेलेंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन जो नॉन केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती है वो डिफरेंट होती है।
प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन्स नॉर्मली विल कपल। जो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। और जो सेपरेटेड 4 और मोर बॉन्ड्स, जो 3 या 4 से ज्यादा बॉन्ड्स के साथ, 4 से ज्यादा बॉन्ड के साथ, ये 4 भी बॉन्ड हो सकते हैं, उसके साथ उससे सेपरेट में उससे दूर हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कपलिंग नहीं कर सकते। अब जैसे इसने दिखा रखा है CH यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑब्जर्व होगी, लेकिन अगर दूर है तो स्प्लिटिंग ऑब्जर्व नहीं होगी। अब ओरिजिन क्या होता है सिग्नल स्प्लिटिंग का? द ओरिजिन ऑफ सिग्नल स्प्लिटिंग पैटर्न्स इन विच ईच एरो रिप्रेजेंट एन HB न्यूक्लियर स्पिन ओरिएंटेशन। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? अब इनकी मल्टीप्लिसिटी में होता है, तो इनके बीच में जो इनकी पीक्स मिल रही है मल्टीप्ली स्प्लिटिंग होने के बाद, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। मेजरमेंट ऑफ स्प्लिटिंग इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पीक इन ए गिवन मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट के अंदर 2 पीक्स हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। यूजफुल इन 1H NMR ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, किसमें ये प्रोटॉन NMR के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल है। स्पिन डीकपलिंग क्या होती है? ये एक टेक्निक होती है जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है, किसके लिए? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स को अवॉइड करने के लिए। विच इन्वॉल्व द irradiation of proton with sufficiently intense radio frequency energy so that it prevents the coupling with the neighboring proton। स्पिन डीकपलिंग का मतलब क्या होता है कि जो अगर कोई पास में प्रेजेंट है तो वो आपस में जो नेबरिंग प्रोटॉन्स है वो क्या ना करे, एक दूसरे से कपलिंग ना करे। डीकपलिंग का मतलब होता है कपलिंग ना करना। उसके कपलिंग कपलिंग होगी तो क्या होगी, कपलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, डिशर्डिंग, वो जो टेक्स्ट लिस्ट करेगा। डीकपलिंग कैन हेल्प टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। अब डीकपलिंग किसके लिए यूजफुल होती है? कि केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है। अब इस डीकपलिंग का NMR स्पेक्ट्रा में क्या इफेक्ट होता है? वो डीकपलिंग इज यूज टू सिंप्लीफाई ए कॉम्प्लेक्स NMR स्पेक्ट्रा। It is possible to irradiate each coupled proton in the molecule to produce the spectrum with less complexity। कि जो भी कपल्ड प्रोटॉन मतलब एक साथ कपलिंग करके जो प्रोटॉन्स आए हुए हैं उसको इरेडिएट करना किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जिससे कि हमें स्पेक्ट्रा मिल सके और कम उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम रहे, उसके लिए इसका इफेक्ट होता है। डीकपलिंग क्या करती है? मल्टीप्लेट टू कोलैप्स टू ए डबलेट और सिंगलेट और गिव स्पेक्ट्रा विच आर इजी टू इंटरप्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जो मल्टीप्लेट में टूटा हुआ वो या तो 2 में हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, जिसको कम कर देगा वो, या तो डबलेट में हो जाएगा, सिंगलेट में हो जाएगा, जिसको हम डिटरमाइन भी इजीली कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम इजीली एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इफ वी एग्जामाइन द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर इथेनॉल, फॉर एग्जाम्पल इसने दिया हुआ अगर प्योर इथेनॉल का देखते हैं तो इसका कैसा लगता है? इट विल लुक लाइक द NMR स्पेक्ट्रा ड्रॉन अबोव, कि इसका जो NMR स्पेक्ट्रा ऊपर दिया गया हुआ है ऐसा आएगा, क्योंकि जो मोस्टली इथेनॉल होती है वो या तो एसिड के साथ वो मिक्सिंग में आती है या फिर बेस के साथ मिक्स हुई मिलती है। दिस एसिड विल रेडिली रिएक्ट विद अल्कोहल, जो एसिड होगा वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, देयर बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द सैंपल। और इथेनॉल के अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन होती है उसको चेंज करके, दस दिस इज इन टर्न द NMR स्पेक्ट्रम, इसको हम NMR स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब द बेस रिएक्ट विद अल्कोहल, जब बेस रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ वो क्या फॉर्म करेगा? एल्कोक्साइड मॉलिक्यूल। अगर इसमें हम बिट ऑफ वाटर ऐड करते हैं H को रिप्लेस कौन कर देगा? ड्यूटेरियम, so that we can level the water, it will react with alkoxide to form the final product। Placing it into the proton NMR spectra, we see that all the 1H spectral signals disappear because it is exchanged for deuterium। इससे क्या बोला, अगर हम उसके अंदर ये क्या बनाएगा? सबसे पहले अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोक्साइड देगा, अगर उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी का डाल देते तो जो H को रिप्लेस करके आ जाएगा ड्यूटेरियम आयन, ड्यूटेरियम आ जाएगा। वी कैन लेवाइल, जिससे हम क्योंकि हम उसको लेवाइल कर सकते हैं वाटर के साथ, इट विल रिएक्ट विद वॉल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट दे देगा अपना। अब डीकपलिंग बाय इरेडिएशन, की जो डीकपलिंग हो रही है कि मतलब जो आपस में नेबरिंग है वो क्या हो, कपल ना करे, तो किस इरेडिएशन के द्वारा कैसे होगी? तो स्पिन डीकपलिंग इज यूजफुल फेनोमेना, इट कैन बी यूज्ड बाय एन NMR स्पेक्ट्रम टू एनहांस स्पेक्ट्रल सिग्नल्स टू गेट ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सर्टेन सिग्नल। इसने बताया कि जो डीकपलिंग होती है वो क्यों की जाती है, ताकि जो हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही थी उन सिग्नल्स में मल्टीप्लिसिटी के कारण जो हम उसको पहचान नहीं पा रहे थे उसको हम इजीली डिटरमाइन कर सके कि अगर कॉम्प्लेक्स हुआ था, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मल्टीप्लेट सिग्नल मिल रही थी यानी स्प्लिटिंग होके, तो उसको हम कम कर सके, हो सकता है वो डबलेट में आ जाए, हो सकता है वो सिंगलेट में आ जाए, तो उसको हमने कम करने के लिए कौन सा इफेक्ट लाया? डीकपलिंग। और एक होता है स्पिन, यहाँ पे स्पिन डीकपलिंग पढ़ रहे, स्पिन टिकलिंग होता है। जो स्पिन टिकलिंग होता है, अगर
केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो उसको के लिए मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अब स्पिन टिकलिंग क्या होता है, उसमें मल्टीप्लेट के साथ उसके लिए हम एक लाइन लेके चलते हैं। स्पिन टिकलिंग के लिए क्या लेके चलते हैं, हम एक लाइंस लेके चलते हैं बिल्कुल। स्पिन टिकलिंग में क्या करते हैं, हम इरेडिएशन करते हैं किसको, हम किसके साथ करते हैं, वीक डीकपलर के साथ हम इसका इरेडिएशन करते हैं, किसका, मल्टीप्लेट की लाइन का। उसके बाद आता है हमारा इसके बारे में कि द रेंज फॉर कपलिंग कांस्टेंट फॉर 6 to 12 डेट फॉर ट्रांस मॉलिक्यूल 12 to 18 हर्ट्ज, कि अगर जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है कपलिंग कांस्टेंट जिसको हम जे से डिटरमाइन करते हैं, वो 6 के लिए होती है 6 से 12 और ट्रांस के लिए होती है 12 से 18 हर्ट्ज। हाउएवर द गिवन मॉलिक्यूल कंटेन ए मिथाइल ग्रुप, हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल है मिथाइल ग्रुप जरूर कंटेन कर रहा है, वेयर हाइड्रोजन एटम कैन अंडरगो कपलिंग विद H1 and H2 एटम, दिस इन टर्न लीड्स टू कॉम्प्लेक्स सिग्नल दैट इन्वॉल्व मच स्पेक्ट्रल सिग्नल. What we can do simply, the signal is irradiate the methyl hydrogen with right frequency. This will cause the methyl hydrogen to flip and change spin. इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मिथाइल हाइड्रोजन था वो क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा और अपने स्पिन को चेंज कर देगा, मतलब उसकी स्पिन की ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा. द रैपिड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्पिन अप टू स्पिन डाउन विल लीड टू एन एवरेज स्पिन ऑफ 0. क्योंकि अप में जाएगा डाउन में जाएगा तो उसकी जो क्या हो जाएगी, प्लस हाफ माइनस हाफ से वो कैंसिल हो जाएगा, उसकी जो वो शो करेगा, जो रिजल्ट शो करेगा वो क्या होएगा, ओवरऑल 0. देयर बाय रिमूविंग कपलिंग बिटवीन मिथाइल हाइड्रोजन एंड H1 H2. यहाँ पे जो हमने H1 H2 माना था उसके बीच में और जो मिथाइल हाइड्रोजन था उसके बीच के जो क्या होगी कपलिंग थी, जो वो क्या हो गई है, हट गई, यानी डीकपलिंग हो गई वहाँ पे. अभी बताया गया है कि NMR सिग्नल वेरियस कंपाउंड्स के अंदर दिखाया गया है. फॉर एग्जाम्पल अब ये दे रखा हमने CH3OCH3. जो द नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. अब इसमें देखिए जो सारे के सारे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साइड में दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, CH3. तो यदि ऑक्सीजन का जो राइट हैंड में साइड में जो इसका इफेक्ट होगा वही लेफ्ट हैंड साइड में होगा, क्योंकि दोनों के दोनों इसके डायरेक्टली अटैच्ड है. तो इसके लिए क्या ये कितना सिग्नल देगा, एक NMR सिग्नल देगा. अब यहाँ पे दो टाइप्स के हो गए, CH3 CH2 Cl. जो CH3 के पास में है, Cl के पास में कौन है, CH2, तो उसकी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा इन कंपैरिजन टू CH3 की, जहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसका मतलब वहाँ पे डीशिल्डिंग होगी, तो इसका मतलब ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड की लो वैल्यू पे रेजोनेट करेगा. इसका मतलब जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी, हाई वैल्यू आएगी. यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटॉन देगा, 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स देगा, यानी 2 NMR सिग्नल्स देगा. अब यहाँ पे CH3OCH2CH3. अब यहाँ पे CH3 ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक सिग्नल इसका हो गया, फिर CH2 है, CH3 है, तो 2 सिग्नल इनकी हो गई. टोटल टाइप ऑफ सिग्नल कितने हो गए, 3 टाइप ऑफ सिग्नल्स हो गए. अब आती है बात, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन से लेके चलते हैं कि यहाँ पे कितने सिग्नल, CH4 चारों के चारों हाइड्रोजन कार्बन से मतलब डायरेक्टली अटैच्ड है. इसका मतलब सारे के सारे कैसे प्रोटोन है, सेम प्रोटोन है. यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, सिंगल, मतलब सिग्नल जो मिलेगा हमें एक ही सिग्नल मिलेगा. अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 प्रोटोन है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि सारे के सारे जो कनेक्टिविटी सेम से है, कार्बन से है, इसलिए जो अपनी ये जो सिग्नल देगा वो क्या देगा, एक जैसा देगा. अब CH3 यहाँ पे भी कैसा देगा, यहाँ पे कितने प्रोटोन है, 6 प्रोटोन, लेकिन सारे के सारे कैसे, एक जैसे. इसका मतलब ये कितने कैसा सिग्नल देगा, एक ही सिग्नल देगा. अब ब्रोमोइथेन को लेके चलते हैं. यहाँ पे जो ब्रोमोइथेन है वो 2 टाइप ऑफ सिग्नल देगा. कैसे, क्योंकि ब्रोमीन के साथ में कौन सा जो पास में जो CH2 प्रेजेंट है वो अपना अलग सिग्नल देगा, और जो CH3 जो दूर है इससे वो कैसा देगा, अपना अलग सिग्नल देगा. एक CH3 की वजह से होगा, एक CH2 की वजह से होगा. ब्यूटेन ऑल्सो गिव्स 2 NMR सिग्नल. ब्यूटेन भी 2 टाइप के सिग्नल्स देता है. CH3 बिकॉज प्रेजेंट्स A आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोटोन B, ईच टाइप गिव्स 1 NMR सिग्नल. अब इसमें देखिए जैसे CH3 CH2 CH3, इसे प्रोपेन का दे रखा है. अब इसमें देखिए कैसे किस टाइप के सिग्नल देगा, CH2 जो बीच में कौन है, CH2 के साइड में कौन है, CH3 यानी CH3 दोनों के दोनों कैसा इफेक्ट उनका सेम है, इसलिए वो एक टाइप का सिग्नल दे देंगे, और जो CH2 वो B टाइप, यानी 2 NMR सिग्नल में ऑब्टेन होंगे यहाँ से. उसके बाद आती है बात NMR की, इसकी एप्लीकेशंस की, कि इसकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वो किस चीज़ में यूजफुल होती है. तो 1H NMR यानी प्रोटोन NMR यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स. ये
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जितने सॉलिड्स है उसके स्ट्रक्चरल को इलुसिडेशन के लिए, मतलब उसके स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए कि हाँ इसका ये स्ट्रक्चर है। डेटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, एटम्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है मेडिसिन में, फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल इमेजिंग में, मेजरिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, फ्लो मेजरमेंट एंड एंजियोग्राफी के लिए, टिश्यू परफ्यूजन स्टडीज के लिए, ट्यूमर्स के लिए, एमआरआई के लिए। इन सब चीज़ों में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, इनके द्वारा हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन इन मेडिसिन, फॉर एग्जांपल आप ब्रेन में देखिए किस तरह से कर सकता है, डिस्टिंग्विशिंग ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ब्रेन के अंदर कोई भी जैसे ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, उन दोनों को पहचानने के लिए इमेजिंग पोस्टर फोर्सेक ब्रेन स्टेम स्पाइनल कोड डिटेक्ट डीमाइलिनेटिंग लीजन्स ट्यूमर हिमोरेज इन्फेक्शंस। ब्रेन के अंदर जैसे ट्यूमर हो सकती है, कुछ भी ब्रेन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ग्रे व्हाइट मैटर की, कुछ भी जो प्रॉब्लम है उनको डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब एब्डोमेन में कैसे हो सकता है, मेटाबॉलिक लीवर डिजीज के लिए, फोकल एरियाज ऑफ इन्फ्लामेशन इन क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस इसके लिए हो सकता है। किडनी में डिस्टिंग्विशिंग रिनल कोर्टा एंड मेडुला टू इवेल्युएट ट्रांसप्लांटेड किडनी। अगर मान लीजिए ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं हम किडनी का, अगर उसका कर सकते हैं तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, यानी उसको इवेल्युएट करने के लिए कि वो किस तरह से अगर हो रहा है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब होता है पेल्विस में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनिजन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया एंड प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। इन सब के लिए हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि एनएमआर क्या होती है, सबसे पहले हमने एनएमआर पढ़ा कि एनएमआर क्या होती है, जब हम इंटरेक्शन करवाते हैं किसका, आरएफ रेडिएशन का मैटर के साथ। जब आरएफ रेडिएशन को हम मैटर के ऊपर इंटरेक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो एटम या प्रोटोन था न्यूक्लियाई का वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होकर वो ग्राउंड स्टेट से जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, वहाँ पे गया, उसने अपनी जो कुछ टाइम वहाँ पे बिताया। अब उसके लिए रिलैक्सेशन प्रोसेसेस आए हमारे पास कि रिलैक्सेशन प्रोसेसेस क्या होते हैं कि जब एक्टिवेटेड होता है जो न्यूक्लियाई होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब रिलैक्सेशन प्रोसेस के दौरान उसके ड्यूरिंग कौन जितना टाइम टेकन किया गया उसको क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। जो अगर रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा वो बहुत ज़्यादा होगा तो जिसकी लाइन विड्थ होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमारे पास रिलेशन होती है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच म्यू 1/2, और यहाँ पे जो म्यू हम डिनोट करें वो होता है लाइन विड्थ के लिए। उसके बाद पढ़ा हमने कि ये क्या होगी, इनके आपस में स्पिन स्पिन कपलिंग होती है, डिकपलिंग होती है। स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होता है, स्पिन लैटिस क्या होता है, स्पिन लैटिस को हम लॉन्गिट्यूडिनल भी बोलते हैं, स्पिन स्पिन को हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। स्पिन लैटिस में क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, कब, जब इंटरेक्शन होता है किसका, एक्साइटेड न्यूक्लियाई, यानी जो न्यूक्लियाई हम एक्साइट मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जा चुका है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके वो होता है, उसके बीच में और सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे, स्पिन लैटिस। और स्पिन स्पिन क्या होता है, जब एक्साइटेड न्यूक्लियाई और किसके बीच में, जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, उन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होकर जो एनर्जी का लॉस होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन स्पिन। अब स्पिन डीकपलिंग आता है उसके बाद कि स्पिन डीकपलिंग क्या होता है, स्पिन डीकपलिंग क्या होता है, जो मतलब कि कपल जो नेबरिंग एटम प्रोटॉन्स होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, कपलिंग कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। तो उस कपलिंग को रोकने के लिए एक प्रोसेस आया था, क्या आया था, डीकपलिंग। उसके बाद आई थी स्पिन टिकलिंग आई थी। स्पिन टिकलिंग क्या होता है, स्पिन टिकलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो मल्टीप्लेट लाइंस ऑफ मल्टीप्लेट का जब को अगर हमें डिटरमाइन करना है, क्योंकि उसमें जो वैल्यूज होती है उसको अलग अलग तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। इसमें मल्टीप्लेट के अंदर जो भी लाइन होती है एवरी लाइन, उसके लिए हम इसको नोट करते हैं, इसका किसके साथ करते हैं हम, डीकपलर के साथ, वीक कोई भी हम वीक डीकपलर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल शिफ्टिंग क्या होती है। केमिकल शिफ्ट क्या होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब कि डिफरेंस होता है किस किसके बीच में, एक तो जो प्रोटॉन हमने सैंपल का जो प्रोटॉन हमने लिया उसके बीच में, और टीएमएस की यानी उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको केमिकल शिफ्टिंग कहते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल इसके कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वंडरवाल शील्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एनाइसोटोपी। अब एनाइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है कि एक हिस्से में तो क्या होगा, लेस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेगा और दूसरे हिस्से में क्या करेगा, मोर मैग्नेटिक या ज़्यादा मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद आता है कि
जैसे ही माइनस आई इफेक्ट होगा शो करेगा तो माइनस आई इफेक्ट के नेबरिंग में जो भी प्रोटॉन होगा उसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी को कम कर देगा। इलेक्ट्रोडेंसिटी उसके कम करेगा तो उसकी जो डीशील्डिंग होगी, वहाँ पे डीशील्डिंग टेक्स प्लेस करेगी। डीशील्डिंग टेक्स प्लेस हुई तो इसका मतलब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड देनी थी वो कम देनी पड़ेगी, यानी वो रेजोनेट करेगा कहाँ पे, लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे। अगर लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे रेजोनेट करेगा तो उसकी जो केमिकल शिफ्टिंग की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब टीएमएस को हमने स्टैंडर्ड माना था, अब स्टैंडर्ड क्यों माना था, क्योंकि वो केमिकली इनर्ट होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वो किसी मॉलिक्यूल के साथ, सैंपल में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके साथ एसोसिएट नहीं होता। अब टीएमएस, अब इस कार्बन की जो सिलिकॉन से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड माना। इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो 0 पे मान के चलते हैं हम, और इसी को हमने स्टैंडर्ड माना। इसके कंपैरिजन में हम दूसरों का जो है क्या करते हैं, हम उसकी फ्लोटेशन करते हैं। अब जो ब्रॉड बैंड होते हैं वो किसकी वजह से, अगर कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, ज़्यादातर सॉलिड और विस्कस में, लिक्विड्स में होता है। या फिर अगर हमें शार्प बैंड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन इम्प्योरिटीज को, या इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट है इसमें, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या इम्प्योरिटीज हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। जो सॉलिड और विस्कस का जो हम ले रहे हैं, विस्कस सॉलिड और लिक्विड्स का, उसको हमने अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है, इसको हमने 2 स्केल्स में मेजर करते हैं, डेल्टा स्केल और टॉक स्केल में। डेल्टा स्केल 0 to 10 होता है, ये होता है 10⁻⁻, डेल्टा वैल्यू है -8 वैल्यू, जिसको हम पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन करते हैं, क्योंकि ये केमिकल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। उसके बाद आता है कि इसका यूसेज, इसको हम डिटरमाइन किस लिए करते हैं, कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स प्रेजेंट है। n+1 रूल पढ़ते हैं। n+1 रूल में क्या करता है कि नेबरिंग में देखता है कि उस, मान लीजिए अगर हमें किसी प्रोटॉन के साइड में उसको बताना है कि उसकी कितनी मतलब पोजीशन कहाँ पे है, या फिर उसके अंदर कितनी मल्टीप्लिसिटी हो सकती है, तो उसको हम n+1 रूल से बताते हैं। अगर किसी के साइड में प्रोटॉन्स देखते हैं, नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, उसके अंदर अगर हम +1 कर दे तो उसके हम उसकी मल्टीप्लिसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद आती है कपलिंग कांस्टेंट की। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट को हम जे से डिटरमाइन करते हैं। और जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, जो 2 पिक्स हमने मेजर, जो स्प्लिटिंग होकर जो पिक्स हमें मिली थी, यानी एक सिग्नल था, उस सिग्नल की फिर से स्प्लिटिंग हुई है, किस किस की वजह से, अलग अलग प्रोटॉन्स की वजह से। तो उसकी वजह से जो स्प्लिटिंग हुई थी, उन 2 पिक्स का स्प्लिटिंग के बाद जो पिक्स मिली थी हमें, तो उन पिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है 2 पिक्स के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशंस पढ़े कि किस किस में होते हैं। ब्रेन में होता है, ट्यूमर्स को डिटरमाइन करने के लिए, एमआरआई के लिए होता है, ट्रांसप्लांटेशन किडनी के लिए होता है, मेटाबॉलिक लीवर डिजीज के लिए होता है, ब्रेन स्टेम के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है, ग्रे मैटर या वाइट मैटर जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसके लिए होता है, पेल्विस में होता है, एब्डोमेंस में होता है। तो इसका हमने अलग अलग तरह से इसका यूसेज देखा कि कहाँ कहाँ पे इसकी यूसेज होती है, इसका यूज होता है। उसके बाद केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज पढ़ी हमने कुछ कुछ। फॉर एग्जाम्पल हमने जो बेंजीन का केस, यानी अराइल ग्रुप के साथ में अगर कोई एच प्रेजेंट, यानी बेंजीन के साथ केस में देखा गया तो इसकी जो वैल्यूज थी वो 6.5 से लेकर 8 तक थी। उसके बाद हमने एल्डिहाइड के लिए देखा, उसकी जो वैल्यूज थी वो 8 से 9 या 9 से 10 समथिंग इतनी थी। उसके बाद कार्बोक्सिलिक के लिए देखा गया तो 10 से 13 की वैल्यू शो कर रहा था। इस तरह से ये अलग अलग तरह से अपनी वैल्यूज को शो कर रहा था। और इसमें जो क्या होता है, सबसे मेन बात ये होती है कि हमें इसमें एक चीज को फिक्स करके चलना होता है। या तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को फिक्स कर दें, या फिर हम अप्लाई जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको फिक्स कर दें। तो यहाँ पे हम जब कर रहे थे तो यहाँ पे जो हमने एनर्जी कितना, मतलब कि जो न्यूक्लियाई से जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, कितनी एनर्जी दिया है, कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करके गया है, तो उसको क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं कि आरएफ रेडिएशंस को हम फिक्स कर देते हैं कि इसने इतनी लिया है। और जो फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती है ये पैकेट्स की फॉर्म में होती है, फुल पैकेट की फॉर्म में। इसमें से हम ये नहीं कर सकते कि हमने इतना थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा लिया, इसको हम पूरे के पूरे पैकेट्स के फॉर्म में पूरा का पूरा लेना पड़ता है। या फिर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो स्पिन के अराउंड में, जो न्यूक्लियाई के अराउंड में जो स्पिन है, वो स्पिनिंग हो रही है न्यूक्लियस के अराउंड में, तो उस टाइम पे जो खुद की इलेक्ट्रॉन खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको आप इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह से हमने पढ़ा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग अलग तरह से एप्लीकेशंस होती है। ये स्ट्रक्चरल के बारे में बताता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब स्पेस फ्री कपलिंग की वजह से क्या हो रहा था कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही थी, मल्टीप्लिसिटी में मिल रहे थे सिग्नल, तो उसको हम डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक लाई गई, डीकपलिंग, जिसकी वजह से हम ईच एंड एवरी पार्टिकल का अलग से सिग्नल देख सकते हैं, और वो भी शार्प सिग्नल। थैंक यू।